हिंदुस्तान ट्रेड और कॉमर्स में बहुत लंबे समय तक लगभग 1,500-2,000 साल तक दुनिया का लीडर बना रहा। तो लीडर बनने के पीछे पूरा समाज था, मेन एंड विमेन टुगेदर। प्राचीन है तो सब कुछ अच्छा है, या प्राचीन है तो सब कुछ खराब है। तो अभय जी के साथ हम फिर से जुड़ रहे हैं और अब कुछ प्रश्न है जो व्यूवर्स की तरफ से आई है और मैं वो प्रश्न को पूछना चाहूँगा आपसे, आपकी इजाज़त हो तो। पहला प्रश्न है, ये आया है पटना वुमेंस कॉलेज की एक्स छात्रा और पटना लॉ कॉलेज की भी हैं, वो LLM लॉयर भी हैं। क्यों प्राचीन काल से स्त्रियों की स्थिति की जानकारी एकांकी और दूसरा पार्ट में पोलराइज्ड ध्रुवीकरण व्याख्या स्त्रियों के द्वारा क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? देखिए, मुख्य बात तो ये हुई कि जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी कि कोई बात जब हम प्राचीन भारतीय समाज के बारे में करते हैं तो उसमें एक पूरी कंटिन्यूटी हमको रखनी पड़ेगी। जब हमने स्त्रियों के बारे में बात किया तो फ्रेमवर्क तो हमने मॉडर्न लिया, फेमिनिज्म का लिया, लेकिन हम इस बात को भूल गए कि किसी देश या समाज में जो उसकी पूरी यात्रा है उसको हमें एक साथ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हिंदुस्तान में जैसा मैंने कहा कि जब आपके पास 2000 साल का इतिहास है तो आपको 2000 साल के इतिहास में देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूटी और चेंज कैसे वर्क करता है। यदि आप सिर्फ मॉडर्न टाइम के फ्रेमवर्क लेकर और उसको आरोपित करने का प्रयास करेंगे प्राचीन भारतीय समाज पे तो वो पैबंद की तरह नजर आएगा। तो उसकी ये एक बहुत बड़ी वजह रही। पश्चिम में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा इतिहास का कालखंड नहीं है, लेकिन हम एग्जैक्ट वेस्टर्न मॉडल को लेकर के अपने पूरे समाज पे जैसे का तैसा आरोपित करेंगे तो ये समस्या पैदा होगी। और इसी में उन्होंने ये भी कहा था कि नारी शक्ति को देवी के रूप में माना, पर एवरी वॉक ऑफ लाइफ में उसकी शक्ति क्यों कम होती गई, कारण क्या है वो आपने बताया। अभी दूसरा जो मैं प्रश्न है वो है कि वैदिक टेक्स्ट, पोस्ट वैदिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट और लोकल सभी नारी की शक्ति जानकारी होती है, बट उनके डेली लाइफ से कंट्रीब्यूशन को उस तरह से रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, लाइक एग्रीकल्चर, मेन साइंस, आर्ट्स, क्राफ्ट, मेन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथेंड करने वाले कारण, ये उनका बहुत ये महत्वपूर्ण बात है। और जब हम स्त्रियों पे बात करते हैं खास करके भारत में तो हम इमोशनली चार्ज्ड होकर तो बात करते हैं, लेकिन जो उनका वास्तविक कंट्रीब्यूशन हमें बताना चाहिए समाज के तौर पे, खास करके जो उनके उत्पादक के रूप में एक बड़ी भूमिका रही है प्राचीन भारतीय समाज में, उस पर हम जोर नहीं देते। उसका कारण ये है कि जब हम कोई भी एंशियंट टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारा विजन काफ़ी मायोपिक हो जाता है या काफ़ी पोलराइज्ड हो जाता है कि हम अपनी बात को एक फ्रेम वर्क में ही कहने के आदी हो जाते हैं। तो इसमें ये हो जाती है कि उनकी जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है समाज में, खास करके स्किल सेट के तौर पे या आर्ट में या लिटरेचर में, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जैसे आपसे मैंने जिक्र किया ब्रह्मवादिनी स्त्री के बारे में, या तरह तरह के शिल्प में जो उनकी भागीदारी को लेकर के था। तो ये बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ट्रेड और कॉमर्स में बहुत लंबे समय तक लगभग 1,500-2,000 साल तक दुनिया का लीडर बना रहा। तो लीडर बनने के पीछे पूरा समाज था, मेन एंड विमेन टुगेदर। हाँ, मेन वर्सेस विमेन नहीं था। तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि जब भी हम स्त्रियों के बारे में बात करें तो ये सोच करके नहीं कि हमारे प्राचीन साहित्य में जो कुछ लिखा गया सब बहुत अच्छा है, या ये भी सोच करके नहीं कि जो भी लिखा गया सब कुछ बहुत खराब है, बल्कि हमें उनकी जो भूमिका है
उस पर स्पेशल फोकस करना चाहिए, तो मुझे लगता है हम उनके साथ ज़्यादा न्याय कर पाएंगे। साहित्य के नज़रिए से या इतिहास के दृष्टिकोण से स्त्रियों के स्थिति के प्रति सच्ची एनालिसिस आज तक हो पाई है क्या? निवारण और उपाय बताएं। बहुत ये अच्छा सवाल है, और यदि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मुझे लगता है कि न्याय नहीं हो पाया है। इसके पीछे बात वही आ जाती है, जैसे मैंने कहा कि एक पोलराइज्ड व्यू है, और इसका निदान यही है कि हम अपने साहित्य को ठीक ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें। ये ना मान के चलें कि प्राचीन है तो सब कुछ अच्छा है, या प्राचीन है तो सब कुछ खराब है, बल्कि हमें एक ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण लेकर देखना पड़ेगा कि उस साहित्य में क्या लिखा गया है और उस साहित्य के प्लस पॉइंट क्या है। जैसे हमने बात किया कि समाज में जब दोनों मिल के काम करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि प्रोडक्टिविटी लेवल काफ़ी हाई होगा किसी भी समाज में। जबकि जब हम एक पूरे क्लास को, विमेन एज ए क्लास, उनको हम प्रोडक्टिव वर्क से बाहर करने की कोशिश करते हैं या संपत्ति से बाहर करने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल गिरेगा। तो वो समाज वैदिक साहित्य से लेकर धर्मशास्त्र तक हमें क्या पैटर्न मुहैया करा रहा है, और इसमें हमारे लिए टेक अवेज क्या है। टेक अवेज यही हैं कि जो स्त्रियां हैं, चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे समाज की, दुनिया के किसी भी समाज की, तो उनका जो ऐतिहासिक योगदान रहा है सामाजिक विकास में, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। इसलिए सवाल मेन वर्सेस विमेन का नहीं है या मेल वर्सेस फीमेल का नहीं है, मेन एंड विमेन का है, मेल एंड फीमेल का। ये सारा विचार विमर्श सिर्फ आरंभ से अभी तक ज़्यादातर स्त्रियों की स्थिति पुरुषों द्वारा ही क्यों हुई, स्त्रियों की स्थिति स्त्रियों के नज़रिए से होना चाहिए, ज़्यादा ऑर्गेनिक एनालिसिस क्या होगा? नहीं, ये बात सही है कि एक क्लास होने के नाते कुछ जो पूर्वाग्रह होते हैं उस वर्ग के, वो होते हैं। जैसे मैं पुरुष हूँ या आप पुरुष हैं, तो कई चीज़ें जो स्त्रियां जिस नज़रिए से देखते, हो सकता है हम लोग उस नज़रिए से न देखें। लेकिन मुझे लगता है कि समाज का कोई भी ज्वलंत प्रश्न हो, वो किसी भी व्यक्ति को सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई क्लास की बाउंड्री आनी चाहिए। जैसे भारत का कोई भी ज्वलंत प्रश्न है यदि आज के समय में, चाहे वो ग्रोथ रेट को लेकर हो, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, कॉमर्स को लेकर हो, डेमोक्रेसी को लेकर हो, या मुझे लगता है मेल या फीमेल को ही लेकर, तो मैं इसमें तो उचित नहीं मानता हूं कि कोई मेल ही सोचे या फीमेल ही सोचे। जिसके मन में विचार उठे, सवाल ये है कि उसका ट्रीटमेंट कितना है, ऑनेस्ट है कि नहीं ट्रीटमेंट को लेकर, ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं ट्रीटमेंट को लेकर। हाँ, महिलाएं इसके बारे में सोचें महिलाओं को लेकर, तो ये स्वाभाविक ही है। लेकिन पुरुष ना सोचे, ऐसी कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति जिसके मन में ये सवाल उठे, उसे जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। सर ने वेद्स की बात की, ब्राह्मण टेक्स्ट की बात की, जैन और बौद्ध धर्म की बात की, तो वहीं पर पुराण भी आता है, और पुराण जो है उसमें आज के डेट में भी एक देवी पुराण है जहाँ पे शाक्त ट्रेडिशन वाले लोग जो ईस्ट में अभी भी हैं, वो कामाख्या देवी को और महाकाली को ही अभी इनफैक्ट मैं कुंभ में गया था, तो एक तांत्रिक बाबा का मैंने इंटरव्यू लिया जिन्होंने कहा कि काली के बिना विष्णु सो नहीं सकते, शिव शव हैं, ब्रह्मदेव उनके बिना पैदा नहीं हो सकते। तो देखिए हमारे पुराण में भी ये सब है, लेकिन यू हैव टू टेक थिंग्स फ्रॉम अ राइट पर्सपेक्टिव। और जब जो न्यू जनरेशन जो हमारी आ गई है, जो शायद हिस्टोरिकल और पुराणिक एस्पेक्ट को एआई के माध्यम से समझना चाहेगा, जो उनको एआई बोलेगा चैट जीपीटी में या परप्लेक्सिटी में, प्रॉब्ली दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। सो ये और भी इम्पॉर्टेंट है चैनल लाइक अस एंड सर से जो बात हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग डिजिटली एआई को कंडीशन करें टू अंडरस्टैंड एंड टेक इंफॉर्मेशन इन द राइट वे। एंड ये जो चैनल है, जो बहुत से लोग पूछते हैं कि पॉडकास्ट क्या है,
तो वो रील जनरेशन को ये समझ नहीं आ रहा है कि वी आर हियर नॉट फॉर अ रील क्रिएशन। हम उस एआई को जो फ्यूचर में आपकी लाइफ को इस हद तक चेंज करने वाला है, आप उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। और एआई मशीन को जो नेट से इंफॉर्मेशन उठाएगा, उसके लिए अगर आपके पास डिजिटली इस तरह के स्टोरीज नहीं हैं, तो एआई वही समझेगा जो आप उसको नहीं बोलना चाहते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन, एंड वी वुड एक्सपेक्ट लॉट ऑफ पीपल टू राइट एंड से सर ने अभी एक बुक में लिखा है इसको डिजिटली आना चाहिए, कल को एआई को ये कंडीशन करना बहुत ज़रूरी है। सो विद दैट सर, एंड में आप कुछ बोलिए एंड देन विल रैप अप विद दैट। थैंक यू। क्या मैसेज? मेरा अंत में यही कहना है कि जैसे इस किताब को मैंने लिखा तो एक मेरे मन में प्रश्नाकुलता थी, एक प्रश्न था कि भारतीय समाज में स्त्री के योगदान को अलग अलग कालखंड में कैसे ठीक तरीके से समझा जाए। ये किसी भी मनुष्य के किसी भी समाज के बारे में ये पैदा हो सकती है। तो मेरा आग्रह कोई इस तरह का नहीं है कि मैंने फेमिनिस्ट एंगल से इसको लिखा है या किसी दूसरे एंगल। मेरा मकसद यही है कि किसी भी बात को होलिस्टिकली समझने की कोशिश की जाए और किसी भी सोसाइटी के लिए वैसे ही लागू होता है। तो मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि किसी भी समाज के जो ज्वलंत प्रश्न हैं उन पर हर आदमी मिलकर काम करे। जैसे कि वैदिक टेक्स्ट की एक पंक्ति है जिसके साथ मैं अपनी बात का समाधान करूंगा कि आनो वद्राह क्रतवो यंतु विश्रुतः। Literal meaning is that let noble thoughts come from all the directions. So with this, these words, I just want to conclude my discourse. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you for your time. Thank you, viewers, for listening us.